श्री गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्टदेव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य हम प्रस्तुत किया करते हैं और इसका लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृढ़ पंचांग से लिए जाते हैं। छवि, ध्वनि तथा जन्म तिथि वह गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं और उसी प्रकार इस दैनिक पंचांग के भी 5 भाग हैं और यह प्रस्तुति 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से के पंचांग और मुहूर्त इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर अब लघु रूप इसका आपके समक्ष अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे तारा बलम के नाम से जाना जाता है। जब भी हम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं और आज जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उन दोनों का ताल मिलकर आज दिन कैसा होने की संभावना है, कौन सा तारा अशुभ है और किसके नक्षत्र आज अशुभ, इसे ताराबलम कहते हैं। मूल तो पूर्ण रूप से यह 9 तारा चक्र पद्धति पर सिद्धांत पर आधारित है जो जातक के बारे में, पूरे जीवन के बारे में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ होंगे, कौन से नक्षत्र शुभ है, कौन से नक्षत्र अशुभ है, यह सभी बताता है। विशेष चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग नक्षत्र की तरह राशि में, जन्म राशि में चंद्रमा जहां बैठे हैं, कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं और आज जहां जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों का ताल मिलकर कैसा दिन रहने की संभावना है वह हम इस प्रस्तुति में, इसे चंद्र बलम कहा जाता है। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। चौघड़िया मुहूर्त यह दर्शाता है कि आज का चौघड़िया कैसा है। यह एक अशुभ और शुभ काल दर्शाता है। ये किसी दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य के लिए उपयोगी हो सकता है। इसकी उपयोगिता काफी अच्छी है और इसलिए इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो इसका पोस्ट करके रखा। तो चलिए इसकी चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे हम आपके लिए विशेषकर, क्योंकि अंक ज्योतिष बहुत सीखना आसान है इसलिए संक्षिप्त चर्चा अंक ज्योतिष के बारे में और आज अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक जो है हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरणोपरांत तक हमारे साथ रहते हैं। हम अंकों के पीछे दौड़ते हैं, अंक हमारे पीछे दौड़ते हैं, अंक हमारा साथ नहीं छोड़ते, हम अंक का साथ नहीं छोड़ते। चलिए अंकों के अनुसार आज कैसा, इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति में चले। थोड़ी सी चर्चा पंचांग के ऊपर, पंचांग की उपयोगिता पर, क्योंकि हम जो पंचांग के बारे में जानते हैं वह इतना ही जानते हैं कि पंचांग हमारे लिए शुभ और अशुभ को जानने का एक माध्यम, किंतु वह उससे बढ़ता है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करते हैं और अनुसरण कर अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाते हैं और बनाने के लिए आगे बढ़ते। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए
अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होली के भागी बने। तो चलते हैं पंचांग की तरफ और पंचांग के पहले भाग। आज का दिनांक 14 सितंबर 2025, महाअश्विन पक्ष, कृष्ण शाखा संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5136। आज का सूर्योदय 5:35 पर, सूर्यास्त 5:10 दिशा सूरज का सनराइज एट 5:35 AM, सनसेट एट 5:55 PM। आज का दिशा पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में सोता रहे। आज का पंचांग वार, पंचांग के 5वां अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि देर रात्रि 3:06 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नवमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:41 तक रोहिणी जो चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है, स्वयं का नक्षत्र है। मृगशिरा उसके बाद जो कि मंगल का नक्षत्र। योग प्रातः 7:35 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि जो कि कल भोर में 4:55 तक और तत्पश्चात व्यतिपात। पुनः बता दें, योग प्रातः 7:35 तक वज्र, उसके बाद कल भोर में 4:55 तक सिद्धि और तत्पश्चात व्यतिपात। करण प्रातः 7:35 तक पालव, उसके बाद कौलव जो कि अपराह्न 3:06 तक कौलव रहेगा और फिर तर्क। पुनः बता दें, प्रातः 7:35 तक पालव, तत्पश्चात अपराह्न 3:06 तक कौलव और फिर तर्क। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी स्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जब तक अष्टमी तिथि है तब तक वे गौरी के सानिध्य में हैं, यानी देर रात्रि 3:06 कल भोर से कहें 3:06। और जब नौमी तिथि में आज प्रवेश करते हैं तो वे सभा स्थल पर चले जाते हैं जो कि सुख है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:09 तक। अमृत काल 2 भागों में। पहला भाग प्रातः 5:41 से 7:11 प्रातः तक। दूसरा भाग देर रात्रि 11:09 से मध्य रात्रि 0:40 तक। रवि योग प्रातः 5:35 यानी सूर्योदय से आज प्रातः के ही 8:41 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:49 से 2:37 तक। गोधूली बेला संध्या 5:55 से 6:18 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:22 से मध्य रात्रि 0:08। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:22 से 5:55 तक यानी सूर्यास्त तक। गुलिक काल अपराह्न 2:50 से 4:22 संध्या तक। यमगंड अपराह्न 11:45 से 1:17 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:01 से 3:32 तक। ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो अंश के अनुसार लगभग सभी ग्रह कमजोर अवस्था में है। सूर्य देव 17 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। चंद्रदेव ही राशि परिवर्तन करेंगे जब ये वृषभ से ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल देव अभी राशि परिवर्तन किए हैं, इसलिए इस अवस्था में है। बुध देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बृहस्पति देव अगले माह राशि परिवर्तन करेंगे, धीमी चाल से चल रहे हैं। शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे क्योंकि लगभग 29 अंश पर आ चुके हैं और शनिदेव बकरी है, इसलिए इनका अंश धीरे धीरे करते जा रहा है। केवल यदि शक्तिशाली कहें तो चंद्रदेव
राहु देव और केतु देव। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में सूर्य देव 1 ग्रह। सूर्य देव की राशि में 3 ग्रह है, शुक्र की राशि में 2 ग्रह है, मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। चंद्र और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में है और जो कि शुक्र की राशि है, और शुक्र देव कर्क राशि में है जो चंद्र की राशि। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और स्व नक्षत्र में 5 ग्रह। सूर्यदेव अपने नक्षत्र में, चंद्रदेव अपने नक्षत्र में, मंगल देव अपने नक्षत्र में, बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में और शनि देव अपने नक्षत्र में। केतु और राहु 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी के नक्षत्र में नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र ग्रह है। केतु और राहु ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए ये स्वतंत्र ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको लेकर चलते हैं, जो कि नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। इसे ताराबलम के नाम से जाना जाता है। ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें सभी नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं और वे नक्षत्र चंद्रमा के गोचर से संबंधित है। वहीं ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार यह वर्णित है और यह हर जातक का अपना नक्षत्र जो है जिसमें चंद्रमा जन्मे हैं, चंद्रमा जिसमें जन्म कुंडली में है, जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वह उसका उस नक्षत्र का नाम और दोनों को मिलान किया जाता है। जब भी तारा कोई भी आज का तारा जन्म विपत प्रत्यय या नैथन्य में हो तो उसे अशुभता की संज्ञा मिलती है। अशुभता वो अशुभ होता है। वहीं जब संपत क्षेम साधक मित्र और अति मित्र तारा हो दिन का तो वह शुभ होता है। अशुभ परिस्थितियों में काम को टाला जाता है, या तो पहले कर लिया जाता है या इंतजार किया जाता है अच्छे समय आने का, क्योंकि शुभता सुनिश्चित करने के लिए तो ये उपाय किए जाते हैं। यह मूलतः ताराबलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के प्रभाव फल देते हैं। ग्रह अपना का अपना फल नहीं होता। और इस प्रकार इससे अब समस्या उठती है कि 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र और ग्रह 9 ही हैं, तो कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। इसे तो 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक एक, 10वां से 18वां तक दूसरा और 19वां से 27वां तक तीसरा। और इस तीसरे नक्षत्र को इस तरह से समूह में रखकर ग्रहों को 9 महादशा महादशा के अनुसार उनको उसमें क्रमबद्ध किया गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और 9वां बुध। इस तरह उनको क्रमबद्ध किया गया। अब हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ उनका स्वामित्व यानी पहला 10वां 20वां का स्वामित्व केतुदेव को गया। इसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया और यह सूची इस प्रकार बनी। ये करते हुए बुध को 9, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। फलित कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फलित करने के लिए हम यह देखते हैं कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में और उनके नक्षत्र स्वामी कौन बनते हैं, कौन से ग्रह।
और उस ग्रह से वहीं से गणना आरंभ होती है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति का जन्म यदि भरणी नक्षत्र में हुआ है तो शुक्र देव उसके स्वामी बने और गणना शुक्र देव से ही। और जब शुक्र देव से हम गणना करते हैं, पहला ग्रह शुक्र देव बने, दूसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, चौथा मंगल, पांचवा राहु, छठा बृहस्पति, सातवां शनि, आठवां बुध और नौवां केतु। और इस प्रकार पहला ग्रह से शुक्र जो विस्तृत फल देते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ये शुभ फलदायी है। और पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह ये अशुभ फलदायी। और इस प्रकार सूची इस तरह से बनती। पहला ग्रह शुभ फल नहीं देते, शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण देते हैं, अच्छा नहीं है। दूसरा ग्रह संपत्ति के कारक है, तीसरा विपद के कारक है, चौथा क्षेम के कारक है, पांचवा प्रत्यरी, छठा साधक, सातवां न्यायधर्मी, आठवां मित्र और नौवां मित्र। अब यदि आप बता दें कि यदि हमें पहले से पता चल गया कि शुक्र के में जन्मे जातक के लिए सूर्य कौन कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ होंगे, यह यदि हमें पहले से पता चल जाए कि इस जातक के लिए जन्म, जिस जातक का जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, सूर्य शुभ फलदायी होंगे, मंगल शुभ फलदायी होंगे, बृहस्पति शुभ फलदायी होंगे, बुध और केतु शुभ फलदायी। वहीं शुक्र मिश्रित फल देंगे, अशुभ रहेंगे, चंद्रमा अशुभ रहेंगे, राहु अशुभ रहेंगे और शनि अशुभ रहेंगे। और इनकी अशुभता या शुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। तो हमें यह पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए अशुभ हैं, कौन से ग्रह शुभ, और वह इस तरह से कौन सी दशा महादशा का फल अच्छा होगा, कौन सी दशा महादशा का फल चुनौती भरा होगा, अशुभ होगा। तो क्या हम शुभ दशा की, शुभ ग्रह की महादशा में हम सारे शुभ कामों का निष्पादन, कार्यों का निष्पादन हम नहीं कर सकते? योजना, अग्रिम योजना बनाकर उन कार्यों का निष्पादन कर सकते। साथ ही साथ अशुभ ग्रहों की स्थिति में, दशा महादशा की स्थिति में हम चुनौती को स्वीकार करने हेतु चुनौती को स्वीकार करते हैं, उस समस्या को झेलने के लिए, चुनौती को झेलने के लिए हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। इससे पीड़ा कम होती है, वेदना कम होती है और अंततः यह स्वास्थ्य को के लिए लाभदायी होता है। उसी तरह जन्म कुंडली में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, यदि दूसरा ग्रह, मान लीजिए कि दूसरा ग्रह सूर्य होते हैं, सूर्य को हम जन्म कुंडली में अगर देखें तो कहाँ बैठे हुए हैं, उससे संबंधित यदि कार्य करें तो हमें संपत्ति का लाभ होगा। उसी तरह से और कोई भी ग्रह का कितना फल देंगे, शुभकारी होंगे या अशुभकारी होंगे, यह हम नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते। अब ठीक इसी की तरह सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, राहु और शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक शुक्र देव के जन्मे जातक के लिए अशुभ फलदायी होंगे। अब यदि उससे हम व्यवसाय के बारे में पार्टनरशिप करते हैं ऐसे व्यक्ति से, तो हमारे लिए लाभ कहां से आएगा? तो इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति हम जातक के जीवन के बारे में भी हम पहले से जानते हैं, जो हमारे लिए निर्णय क्षमता को हमारा बढ़ाता है और यह हमें मजबूत करता है अपने आप को चुनौती को भी स्वीकार करने। इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति से यह सब कुछ जान सकते हैं कि हमारे लिए ग्रह के कितने, कौन से ग्रह हमारे लिए सुफलदायी हैं, कौन से असुफलदायी। और यह सूची को आप सहेज कर रखें, आपके लिए उपयोगी होगा। और अपने रिश्तेदारों का, अपना, सभी का आप नवतारा चक्र पद्धति निकाल कर आप देखें कि कैसे फल मिले, आपस में संबंध कैसे। इसी तरह इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए, इसकी सटीकता को देखते हुए, इसकी प्रमाणिकता को देखते हुए हमने अलग से इसकी पोस्ट यूट्यूब पर पोस्ट करके रखी है, जिसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली रखकर
हमने नौ तारा चक्र पद्धति से जानने का प्रयास किया है कि उनके आपस के संबंध कैसे। तो चलिए अब मुख्य रूप से हम चलते हैं चंद्रमा नक्षत्र जन्म पत्रिका में किस नक्षत्र में है और उसके अनुसार कैसा फल। तो चंद्रमा पहले भाग में वे रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र है। उसके बाद दूसरे भाग में वे मृगशिरा नक्षत्र में जाते हैं, जो मंगल का नक्षत्र है। चंद्रमा और नक्षत्र मंगल आसपास रहते हैं नक्षत्र के लिहाज से, और क्रम संख्या में भी चंद्रमा के बाद मंगल का ही संख्या। अब भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ होगा उसके लिए पहला भाग विपत्त का है और दूसरा भाग क्षेम का है। यानी जब वे मंगल में की तरह नक्षत्र में जाते हैं मृगशिरा में तो शुभ फलदायी होते हैं, उसके पूर्व में विपत्त के कारक होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जब चंद्रमा अपने नक्षत्र में होते हैं काफी पीड़ादायक है, बहुत ही खराब तारा में है। उसके बाद मित्र बनते हैं, तो मित्र जब बनते हैं तो वह सुख होता ही हो। और इसी तरह से हम किसी भी जातक का किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक का हम फलित कर सकते। अब प्रश्न उठता है उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के तौर पर आपको कहें कि जोखिम नहीं लें। अगर अशुभ तारा की परिस्थिति है आज जिनका भी, उदाहरण स्वरूप भरणी में जन्मे जातक, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक, रोहिणी हस्ता श्रवण में जन्मे जातक, पुनर्वसु विशाखा पूर्वा नक्षत्र में जन्मे जातक और अश्लेषा ज्येष्ठ और रेवती के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज दिन आरंभ के। उसके बाद यदि कहें तो फिर केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक, सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक, मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक और फिर शनि देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब इस अशुभता की तारा रहे तो हमें कार्य को टालना चाहिए। कोई भी विशेष कार्य दैनिक कार्य में सावधानी रखनी चाहिए और विशेष कार्य में वो टालना चाहिए। या तो जब शुभ परिस्थिति रहे तब कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम अगले शुभता का इंतजार करना। उपाय जो भी है हम जो भी बताने जा रहे हैं वह प्रमाणित नहीं है, इसलिए जोखिम न लें। चलिए केवल जानकारी है तो उपाय आपके समक्ष। जन्म तारा में यदि नक्षत्र पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान कहा जाता है कि ऐसा करने से उसका जो अशुभता है वो समाप्त होती है। विपद में गुड़ का दान, प्रत्यरी में नमक का दान और न्यायधन्य हो आज का तारा बहुत को त्याज्य है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। किंतु पुनः बता दें यह प्रमाणित नहीं है या पुष्ट है, इसलिए जोखिम न लें। आप अपने कार्य में शुभता लाने के लिए जो आपके आज के तारे हैं, यदि आपका तारा अशुभ है तो फिर शुभ तारा का इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले भाग में ले चलते हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन रात्रि 8:03 पर करेंगे और तब वे वृषभ राशि उच्च से होकर मिथुन राशि में जाएंगे। इस पद्धति को चंद्र बलन कहा जाता है। चंद्रमा जन्म नक्षत्र में जिसमें रहते हैं जन्म राशि में उसके अनुसार फल देखते हैं। तो पहले भाग में जब तक चंद्रमा वृषभ राशि में है तब तक वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं उसके बाद मेष राशि के जातक, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। अन्य राशि सावधान रहे, अशुभता की स्थिति में इस देव का ध्यान करें और हर कार्य में सावधानी बरतें। इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, जो कि चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित होता है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय बताता है। इसकी उपयोगिता काफी है, किसी भी शुभ को काम को कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और चाहे वह कार्य पहली बार की जा रही हो या दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो या पहली पहली बार किसी
कार्य आरंभ, इन सभी के लिए चौघड़िया बहुत उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है यूट्यूब पर। आप उसे देखें, समझने का प्रयास करें, जो किया, और फिर इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस उपयोगिता तथा इसकी उपयोगिता के प्रमाणिकता को देखते हुए आप इसका पालन करें। तो चलिए संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। सप्ताह, दिन के 8 चौघड़िया होते हैं, रात के 8 चौघड़िया होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है, वह जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। दिन के आरंभ का जो चौघड़िया होगा वो दिन की समाप्ति का चौघड़िया भी होगा, और रात्रि आरंभ का चौघड़िया जो होगा वो रात्रि समाप्ति का भी चौघड़िया। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए हर ग्रह के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया। और हर ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी है, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी है, इसलिए हर चौघड़िया का विशेष कार्य विशेष प्रयोजन के लिए वह अधिकृत है। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब भी चौघड़िया शुभता से अतिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुभता की स्थिति ज्यादा बनने की संभावना है, और हम कोई भी कार्य शुभता हेतु करते हैं तो शुभता की संभावना जहाँ कम हो उस कार्य, उस मुहूर्त को त्यागना चाहिए और अच्छे मुहूर्त का इंतजार करना। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। तो आज का चौघड़िया कैसा है। आज का दिन रविवार है। उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, उद्वेग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है, और रात्रि का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, शुभ चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। बीच में दिन के 10:12 से 11:45 तक वार वेला जो अमृतसर चौघड़िया अब वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया 11:45 से 1:17 तक का अंतर काल वेला से ग्रसित है, और उद्वेग चौघड़िया अब संध्या 4:22 से सूर्यास्त तक राहु काल से ग्रसित। वही लाभ चौघड़िया रात्रि का 1:13 से 2:40 तक काल रात्रि से ग्रसित है, इसका परित्याग करें। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर प्रस्तुत। अब आपको हम ले चलते हैं अंतिम पड़ाव पर। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष, हम अंकों के अंक में रहते हैं और अंकों के साथ फिर पीछे भागते हैं, अंकों के साथ खेलते हैं। अंक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये शायद हम इस ज्ञान को कम ही अंक दें। अंकों के जीवन में बहुत महत्व भूमिका बहुत ज्यादा हुआ करती है, क्योंकि अंक के पीछे, अंक हमारे लिए हर जगह अंक का ही उपयोग करते हैं। जन्म होता है तो अंक मिलता है, और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक के बीच। जब भी कंपाउंड अंक 1 से ज्यादा अंक होता है तो उसे एक अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। तो 1 से 9 तक अंक हुए। यदि आप 1 से 9 के अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो एकदम बीच का होता है, मध्य का होता है, और ये मध्यस्थता का काम करता है कि यह अपने से पूर्व और अपने से बाद के अंक आने वाले अंकों को आपस में रिश्ते में यदि खटास होती है तो मध्यस्थता का काम करता है। इन 1 से 9 के अंकों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, और इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। एक सूर्य का स्वामी सूर्य, 2 के चंद्रमा, तीसरे के बृहस्पति, चौथे के राहु, 5वां का बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और एक को राजा या सरकार से संबंध किया जाता है, 2 को रानी या पार्टनर से संबंध किया जाता है, तीसरा को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती या नियमों को तोड़ने वाले से, 5वां को बुध राजकुमार या कुमार से, छठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले से, 7वां को धर्म गुरु या ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम, जिनका पूर्वाभास हो जाता है किसी भी घटना का, वैसे लोगों का। 8 को अधीनस्थ कर्मचारी, हमारे नौकर चाकर और न्यायाधीश, इस नाम से जाना जाता है, और 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार हमारे सभी अंकों को हम के शासक ग्रह अलग अलग हैं और विभिन्न नामों से जानते हैं।
जन्म तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है, और जन्म तिथि ये हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। यह स्थायी होता है और इससे बहुत सारे अंक निकलते हैं जो स्थायी होते हैं। ये अंक जब भी इन अंकों में 11, 22, 33 आ रहा हो तो वह मास्टर नंबर कहा जाता है, और इसका पूर्व जन्म से संबंध होता है। उसी तरह 13, 14, 16 और 19 अंक ऐसे आते हैं तो वह पिछले जन्म का कर्ज से संबंध। विस्तृत चर्चा हम अलग से प्रस्तुति में कभी करेंगे, लेकिन जन्म तिथि के हमने पहले कहा था कि तिथि में उसी भी अंक में जब भी एक से अंक ज्यादा होते हैं तो उन अंकों को जोड़ते हैं। तो जन्म तिथि जो स्थायी रूप से हमारे लिए होता है वह तिथि उस जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह एक अंक या दो अंक के हो सकते हैं। तिथि को के जो जोड़कर एक अंक बनाते हैं तो वह मूलांक कहलाता है, जो जातक के निजी व्यक्तित्व बताता है। वहीं जब हम इसे मूलांक भी कहते हैं, ड्राइवर भी कहते हैं। वही तिथि और वर्ष और माह को जोड़ते हैं तो कंडक्टर कहलाता है, वो भाग्यांक कहलाता है। एक अंक को परिवर्तित करते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। ड्राइवर और कंडक्टर को किसी भी बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना, अच्छा तालमेल होना जरूरी है। इसी तरह से जीवन के बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल अच्छा होना अवश्य आवश्यक है। यही सुनिश्चित करना है अंक ज्योतिष के अनुसार। जब भी तालमेल बिगड़े फिर ऐसे अंक का प्रयोग हम करते हैं जो दोनों के लिए। अब प्रश्न उठता है कि हम इसको जब दोनों अंकों में आपस में तालमेल ना हो तो तीसरा अंक हम कैसे लाएं। तो तीसरा अंक या तो 3 अंकों से निकाल कर लाते हैं, उदाहरण स्वरूप अन्य एंजल नंबर होता है, कुआ नंबर होता है, और जिसे हम बाद में सीखेंगे। किंतु ये स्टैटिक अंक होते हैं। डायनेमिक अंक वो होते हैं जिसे हम लाते हैं, हम बनाते हैं। स्टैटिक अंक वो होते हैं जो भगवान ईश्वर हमें प्रकट करते हैं, और उसी अंकों से फिर हम निकालते हैं, वह अंक जित होता है। डायनेमिक अंक वो होता है जिसे हम बनाते हैं, उदाहरण स्वरूप मोबाइल अंक, मोबाइल संख्या हम लेते हैं। नामांक, अपना नाम हम चुनते हैं, हमारे पूर्वज चुनते हैं। तो नामांक हमारी कृति हुई, ईश्वर की नहीं। अब आप आश्चर्यचकित हो गए कि नामांक कहां से आ गया, नाम में अंक कहां से। जी हाँ, नाम में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, और जब भी किसी भी नाम का के अक्षरों को उसके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर देते हैं तब फिर उन अंकों को जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तित कर हम उसे नामांक के नाम से जानते। तो ये अंक है आपके लिए उन अंकों की सूची, आपके समझ पर। और यह हम सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारे अंक आएंगे नामांक, वह ड्राइवर और कंडक्टर के मित्र हो। नाम का पहला अक्षर जो भी हो उसका अंकीय मूल्य हो, वह ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र हो। यह सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान स्थिति में देखें 4 और 1 आपस के अंक है, आपस के संबंध लगभग ठीक है, किंतु इनका जो नामांक है वह 2 पर जा रहा है। उदाहरण स्वरूप है, यह 2 पर जा रहा है जो कि शुभ नहीं है। 4 के लिए 2 अशुभ है, और नाम का पहला अक्षर भी अशुभता के प्रति ले जा रहा है। इसलिए 4 अंक वाले के लिए 2 अंक अशुभ होते हैं और यह अशुभता देते हैं। तो ये रहे। अब आप जानना चाहेंगे कि किस अंक के, किस मूल अंक के कौन दुश्मन हुए, ये कैसे हम जाने। जी हाँ, ये आपके समझ। 1 के 8 अंक दुश्मन होते हैं, 2 के 4, 6, 8, 9 होते हैं, 3 के 6 होते हैं, 4 के 8, 9, 4, 2 होते हैं, 5 के कोई भी दुश्मन नहीं होते, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3,
यानी आप देखें, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। यानी यहाँ देखें 4 7 8 और 9, ये 4 अंक ऐसे हैं जो खुद अपने दुश्मन से, और इन अंकों का जो नाम का पहला अक्षर यह नहीं होना चाहिए, वर्जित है, उन अंकों को, उन अक्षर अल्फाबेट्स को भी हमने सूचीबद्ध कर आपके सूचना कर। अब किसी जातक का जन्म यदि है, हुआ है, और वो बाल्यावस्था में है, यदि आरंभ से ही यदि हम इस स्थिति को नापें और देखें कि उसके लिए नामांकन अच्छा होगा और अच्छे अंक दें नाम को, जीवन पर्यंत उसकी सुनता रहती है। ये अंक ज्योतिष का कमाल, इसलिए इसको साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि घर में ही आरंभ से ही नाम में सुधार हो और हर घर में एक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, जो अंकों के जो भी निश्चितता रहती है, अंकों में आपस में तालमेल नहीं होता है तो वो पहचाना जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति के जन्म तिथि में कोई अंक नहीं है, तो जो संबंधित ग्रह हैं उनके, उनकी ऊर्जा नहीं मिली, या कोई अंक बहुत ज्यादा अंकों में है, संख्या में है, रिपीटेशन दोबारा हो रहे हैं, कई बार हो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उस ग्रह का ऊर्जा अधिक मात्रा में है, उस संबंधित अंग, उस ग्रह से संबंधित तत्व शरीर में ज्यादा है, जिससे बीमारी हो सकती है। कौन से तत्व या ऊर्जा तत्व कम है, कौन से तत्व ज्यादा है, यह हम जान सकते हैं। अंक ज्योतिष हमें बहुत कुछ बताता है। इसे सीखना आसान है, इसे अपनाना आसान है, इसका उपयोग करना आसान है, इसलिए जरूर सीखिए, जरूर जानिए और अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंक ज्योतिष के अगले पड़ाव पर चलते हैं कि आज का ज्योतिष क्या कहता है आज के बारे में। आज का दिनांक 14/9/25 है, और हम पहले के पोस्ट में हम ये बताते रहे कि 2000 सितंबर 2025 माह में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसका मूलांक और भाग्यांक एक ही होगा। आज देखिए, आज इसकी आपके समक्ष है, मूलांक आज का 5, भाग्यांक 5। और यदि हम इसके देखें, 5 अंक हमने देखा है कि किसी का शत्रु नहीं, तो आज का दिन कैसा रहेगा आप भी सोच सकते हैं। सभी के लिए बल्ले बल्ले, सभी अंकों से मित्रता है, सभी अंक आज के दिन सूर्यदेव का दिन है, रविवार का दिन है, आज का दिन सबके लिए शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पहली बार हमारी प्रस्तुति को सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। सभी से सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि हमारे प्रस्तुति को साझा करें अन्य आपके मित्रों परिजनों को शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और उपयोगी उनको उसकी उपयोगिता बढ़ा सके, उसका उपयोग कर सके और अपने लिए शुभता ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ सूर्यदेव के असीम कृपा पर बने रहे कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। जय शुक्रदेव।